आदाब नमस्कार, केसर टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर हसन आप सभी के साथ। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के पहले मरहले के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख थी, जिसको लेकर के सभी सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपने हामियों के साथ बड़ी तादाद में नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया। शोपियां, रामबन, भद्रवाह, किश्तवाड़, बानिहाल की सभी पार्टी उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया, जहाँ उनके उम्मीदवारों ने काफ़ी जोशो खरोश दिखाई है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं अलग अलग इलाकों की, जहाँ पे शोपियां, रामबन, भद्रवाह, किश्तवाड़ और बानिहाल की तस्वीरें हैं, जहां पे लोग नॉमिनेशन के लिए उम्मीदवारों के साथ पहुंचे हैं और काफ़ी जोशो खरोश उनके अंदर देखा जा रहा है। लोगों का जोशो खरोश और उम्मीदवारों के चेहरों पे मुस्कान ये साफ दर्शाता है कि वो अपने इलाकों से, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से उम्मीदवार के तौर पे खड़े होने के लिए कितने उत्साहित थे। और ये तस्वीरें ये भी बताती हैं कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से लोगों के अंदर किस हद तक बेदारी है, किस हद तक वो इस इलेक्शन का वेट कर रहे थे। हालांकि 10 साल का अरसा बीत गया जब लोगों के दरमियान असेंबली चुनाव नहीं हुए, लेकिन 10 साल के बाद देर आयद दुरुस्त आयद, थोड़ा सा देर से आया लेकिन असेंबली चुनाव का वक्त आया और अब लोगों में खासा उत्साह है, लोगों में खासा जोश है और उम्मीदवार ताल ठोक करके अपने इलाकों से, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हो रहे हैं, अपना अपना पर्चा भर रहे हैं। फिलहाल पहले फेज़ के लिए तैयारियां चल रही। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था और आज ही बड़ी तादाद में ऑफिस के बाहर लोगों की, उम्मीदवारों के साथ या फिर आम लोगों के साथ ज़बरदस्त जोश और उत्साह के साथ लोगों की भीड़ दिखाई दी। और इस वक्त नॉमिनेशन भरने की ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पे नज़र आ रही है, अलग अलग ज़िले की है। शोपियां की है, रामबन की, भद्रवाह की जो मिड में है, और उसके साथ साथ किश्तवाड़ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा पा रहे हैं, बानिहाल। ये सभी इलाके दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी जंगलाती इलाके, वादियों से और ख़ूबसूरत वादियों से सजे हुए ये इलाके, जहाँ पे इस वक्त जमहूरियत के जश्न में शामिल होने के लिए उम्मीदवार बड़े ही जोश व खरोश के साथ नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते नज़र आ रहे हैं। और पीडीपी से माफ़ कीजिएगा, बीजेपी सदर रविंद्र राणा इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, मीडिया से खिताब करें, आपको सुनाते हैं। सबसे मुलाकात करूंगा, सबसे कि वैष्णो देवी वाले कुछ नाराज हुए हैं, एक जो नाम बदला है, मैं सबसे मुलाकात करूंगा, सबसे बात करूंगा, सबसे बात कर रहा हूं, मैं सबसे मुलाकात करूंगा। हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अति महत्वपूर्ण है। मैं सबको साथ लेकर काम करता हूं, सबको विश्वास में लेकर काम करता हूं, और अगर कहीं किसी को कोई नाराजगी या कोई रोष है तो उससे मुलाकात करके उनकी समस्याओं का भी समाधान होगा। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने बिजबहाड़ा असेंबली सीट से आज अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है और इस मौके पर हामियों की बड़ी तादाद उनके साथ मौजूद रही। इस मौके पर इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी जीत का पीडीपी की कामयाबी का दावा किया। मैं बिजबहाड़ा के लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा और उनका साथ रहा तो मैं एमएलए नहीं, उनकी बेटी, उनकी बहन बनके उनकी खिदमत करूंगी, जैसे वीरी साहब ने 4 टर्म्स कंसेक्यूटिवली की है। तो किस तरह का मुकाबला देखती है आप? देखिए, मुकाबला तो हमेशा टफ होता है, बट आई एम इन दिस इलेक्शन टू विन। कोई भी इलेक्शन हारने के लिए नहीं लड़ता है। वी आर हियर टू विन इंशाअल्लाह। असेंबली इलेक्शन के पहले मरहले के आखिरी दिन आज अनंतनाग से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार मोहम्मद अल्ताफ कालू ने भी अपना नॉमिनेशन दाखिल किया और इस मौके पर उमर अब्दुल्ला भी उनके हिमायत में उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान भी साथ रहे। एनसी के उम्मीदवार आज नॉमिनेशन दाखिल करते नजर आए और बड़ी तादाद में लोग भी उनके साथ नजर आए और पार्टी की जो आला कमान के लीडरान है वो भी उनका हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। अनंतनाग का रुख कर लेते हैं। अनंतनाग वेस्ट की ये तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, बीजेपी उम्मीदवार रफीक अहमद वानी ने पहले मरहले के लिए डीसी दफ्तर में अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। नॉमिनेशन के दौरान रफीक अहमद वानी के साथ बड़ी तादाद में हामियों ने पर्चा भरा और उम्मीदवारों ने पर्चा भरा और हामियों ने जश्न मनाया। ज़बरदस्त जोश व उत्साह के साथ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दरख्शा अंद्रा भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जो कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी से उम्मीदवार हैं। बड़ी तादाद में उनके हौसला बढ़ाने के लिए लोगों का हुजूम भी देखने को मिल रहा है। ख़वातीन यहाँ पे बड़ी तादाद में उनके साथ मौजूद हैं। ढोल नगाड़ों के साथ लोग इस नॉमिनेशन का जश्न मना रहे हैं।
दादा बहुत समय के बाद इलेक्शन हुआ। पहले हमने यहाँ पे पीस मेंटेन किया, अब बिल्कुल जोक दर जोक लोग वोट डालेंगे। लोकसभा में जितना त्यौहार आपको देखने को मिल रहा है उसी तरीके से असेंबली में भी लोग जोक दर जोक वोट डालेंगे। और निश्चित तौर पर जो 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पीस के लिए काम किया, अमन के लिए काम किया, डेवलपमेंट के लिए काम किया, तो ये निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे कि कश्मीरी लोग पीस अमन चाहते हैं। खून खराबा जो हुआ करता था वो बंद हो गया 2019 के बाद, तो इसलिए पीस को वोट पड़ेगा। तो दिग्गजों की नॉमिनेशन भरने का सिलसिला जारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस जिस तरीके से दावा कर रही थी कश्मीर में अपने वजूद का, और बीजेपी का इनकार साफ तौर पे कह रही थी, या फिर ये कह रही थी कि बीजेपी शायद यहाँ पे अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर पाएगी। कई ऐसे इलाके हैं या फिर कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पे बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। फिलहाल ये देखना काफ़ी खास होगा कि कितने उम्मीदवार उतारे जाते हैं। हालांकि ये भी सियासी पंडितों का मानना है कि बड़ी तादाद में या फिर जितनी भी 47 सीटों पे वादी के अंदर उतार पाना, उम्मीदवारों के उतार पाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि बीजेपी कहीं न कहीं अपनी बेहतर से बेहतर अपने आप से अपनी तरफ से कोशिश करने की कोशिश करेगी, और कहीं न कहीं बीजेपी के जो अपने लीडरान हैं या कैडर है उनमें से किसी एक को उम्मीदवार बनाया जाएगा। फ़िलहाल आज पहले फर्स्ट फेज़ के लिए जितने भी उम्मीदवार हैं उन्होंने नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया और उसके बाद उनके साथ लोगों का हुजूम में नज़र आया। सबसे खूबसूरती इस बात की है कि इस मरतबा असम्बली चुनाव में लोगों का जोश काफ़ी ज़्यादा हाई है, और उम्मीद यही की जा रही कि लोकसभा की तरह जिस तरीके से हमने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग देखी थी, इस मरतबा भी असम्बली में शायद वो रिकॉर्ड टूटता हुआ नज़र आए। तो आज हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए पॉलिटिकल एनालिस्ट अमित रैना जी हमारे साथ मौजूद हैं और आबिद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। राणा साहब, आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। सवाल यह है कि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं सिचुएशन ओवरऑल, जीते हारे कोई भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जोश काफ़ी हाई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो ये काफ़ी सालों के बाद तकरीबन 6 साल की सरकार के बाद और 10 साल के बाद एक इलेक्शन हो रहे जम्मू कश्मीर में, और जमहूरियत की तो सबसे पहली जरूरत ही इलेक्शन है, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है इलेक्शन। तो इसलिए इसको लेकर जनता में, इसको लेकर पॉलिटिकल वर्कर्स में, इसको लेकर कैंडिडेट्स में उत्साह और जोश तो है और होना भी चाहिए। जमहूरियत का सबसे बड़ा जश्न है, सबसे बड़ा पर्व है, और उसको लेकर जिस हिसाब से लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, बिल्कुल एक वेलकम स्टेप है। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं और ये भी दर्शाता है कि किस तरह जम्मू कश्मीर वापस नॉर्मलसी की ओर जा रहा है, किस तरह लोग वापस अपने हकों के बारे में बात करना चाहते हैं, अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, और उन्हें जो बैलेट है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पता है। बिल्कुल। आबिद रशीद साहब, आपकी तरफ आएंगे। जिस तरीके से हमने 2014 में चुनाव देखा था और उसके बाद बीच में काफ़ी लंबा गैप भी रहा, लेकिन 2014 का चुनाव और 2024 का चुनाव काफ़ी अलग नज़र आ रहा है। आपके नज़रिए में दोनों चुनाव में क्या फ़र्क है? आबिद रशीद साहब। जी सर। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 2014 के चुनाव हुए थे असेंबली के और 2024 के जो चुनाव होने जा रहे हैं, दोनों में क्या अंतर, क्या फ़र्क आपको देखने को मिल रहा है? 2014 के बाद जो ये इलेक्शंस हो रहे हैं, 2014 में आपने देखा होगा कि वोटिंग उतनी मात्रा में नहीं हुई जितनी इस बारी पार्लियामेंट इलेक्शन में वोटिंग हुई। बढ़ चढ़ के लोग उन्हें वोट डाले, लेकिन एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, जैसे ये हुआ था सितंबर अक्टूबर में असेंबली इलेक्शन हो जाएंगे, वी वेलकम। तो हम इस चीज के साथ खुश है कि ऑन टाइम पे इलेक्शंस यहाँ पे हुए, लोग भी खुश है। लेकिन हमारे साथ एक वादा किया गया था कि इलेक्शन के साथ साथ जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड भी वापस मिलेगा। बिफोर सितंबर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि इनको स्टेटहुड भी वापस मिलना चाहिए, लेकिन जो अभी तक बहाल स्टेटहुड नहीं हुआ, जिसमें लोग अभी भी नाराजगी है। तो उम्मीद करते हैं कि इस असेंबली इलेक्शन में लोग बढ़ चढ़ के बिल्कुल। तो ये साफ है कि लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, मुद्दे चाहे जो भी हों, लोगों की वजूहात जो भी हों, लेकिन इतना ज़रूर है कि जमहूरियत के इस अमल में लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, क्योंकि उन्हें इस बात पे यकीन है। राणा साहब, जिस तरीके से दावे हो रहे हैं, मैं खुल के आप बात करना चाहता हूँ, इब्तदाई चीज़ें हो चुकी, मैं चाहता हूँ कि जो पॉइंट है ख़ास तौर पर उस पर बात कर ली जाए।
एनसी बड़े दावे कर रही है, हालांकि 15 सीटें प्रीवियस में हमने देखा था उनके पास थी। कांग्रेस उनके साथ हाथ मिलाती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या वाकई उतनी हवा है एनसी की जितनी वो दिखा रहे हैं? और जो 28 सीटें जीतने वाली पार्टी है वो बिल्कुल कहीं नजर नहीं आ रही। राणा साहब, बात वो एड्रेस करना चाहूंगा यहाँ पे कि 2014 और 2024 में क्या फर्क जी। 2014 और 2024 में यह फर्क है कि 2014 का इलेक्शन बंदूक के साये में लड़ा गया था, 2024 का इलेक्शन बंदूक के साये में नहीं लड़ा जा रहा है। 2014 के इलेक्शन में तकरीबन ऐसी काफी कम्युनिटीज थी जम्मू कश्मीर में जो वंचित थी, जिनको हक नहीं था इलेक्शन में वोट देने का, जिसमें सबसे पहले तो गुरखा समाज आता है या वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज आते हैं, जो जिनको हक नहीं था जम्मू कश्मीर की असेंबली में इलेक्शन लड़ने का। और तो 370 के बाद ये पहला बड़ा चुनाव जो होने वाला है, तो काफी इसमें परम्यूटेशन कमीशंस चेंज हो जाते हैं। तो और क्योंकि बंदूक के साये में ये इलेक्शन नहीं है, तो ऊंट किस तरफ करवट बदलेगा किसी को नहीं पता है। और इसी के साथ आपने जो सवाल किया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक समय पे काफी लग रहा था कि काफी आगे है, क्या वो बात सच है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक समय लग रहा था कि इलेक्शन उनकी जेब में है, मगर पार्लियामेंट इलेक्शंस के नतीजों के आने के बाद और खासकर उमर अब्दुल्ला के इलेक्शंस के हारने के बाद इसमें काफी चिंता नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेहरे पर दिखी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के चेहरे पर दिखी। और इस कारण उमर अब्दुल्ला की इच्छा के ना होने के बावजूद भी उनको कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़ा। अगर यही बात पार्लियामेंट्री इलेक्शन के साथ असेंबली के इलेक्शन हुए होते तो कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाती, क्योंकि उनको पूरा उम्मीद था कि वो इलेक्शन स्वीप कर जाएंगे। मगर जिस हिसाब से इंजीनियर राशिद और इतने बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीत गए, तो और उमर अब्दुल्ला जैसे दिग्गज को हरा दिया, तो कहीं ना नेशनल कॉन्फ्रेंस में चिंता है और इसलिए कोलिशन किया गया। दूसरा, कांग्रेस को कोलिशन की मजबूरी है क्योंकि कांग्रेस का जो संगठन है वो संगठन लेवल पे खत्म हो चुके हैं, खासकर कश्मीर वैली में। जम्मू में फिर भी कुछ बड़े नेता हैं उनके पास, बट संगठन के नाम पे ज्यादा कुछ बचा नहीं। तो उसके लिए उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता था कि एक वो पॉलिटिकल पार्टी जिसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है और जिसकी सबसे ज्यादा विजिबिलिटी है जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स में, उसके साथ हाथ थामे। बट ये अब इजी नहीं होने वाला। इसके अलावा जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स का आगमन हो गया है, जो बहुत चिंता का विषय है, मेरे लिए पर्सनली काफी चिंता का विषय है कि जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को अलाउ कर दिया गया है, वो खासकर उन एलिमेंट्स के जिनके ऊपर यूएपीए के चार्जेस लगे हुए हैं, जो जेल में है, या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के नेता जो बैन है टेरर चार्जेस में, यूएपीए में, उनके नेताओं को अगर इलेक्शन लड़ने दिया जा रहा है, तो एक चिंता का विषय है कि क्या कश्मीर में हम फिर से अलगाववादियों को और आतंकवादियों को रिवॉर्ड कर रहे हैं। और उनके आने से नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कहीं ना कहीं चिंता हो गई है कि क्या जो प्रो सेपरेटिस्ट वोट था कश्मीर में और जो है, जो उनके अभाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलता या पीडीपी को मिलता, क्या वो अब उनके हाथ से जा रहा है? तो बिल्कुल चिंताएं हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज का चिंताएं, और इसीलिए उमर अब्दुल्ला को ना करते हुए भी इलेक्शन लड़ना ही पड़ रहा है, ताकि हर एक सीट अब इतनी क्रिटिकल हो गई है कि जितने बड़े नेता हैं सबसे इलेक्शन लड़वाया जाए। बिल्कुल, सेपरेटिस्ट एलिमेंट की जो आपने बात की उस पर गहराई से हम आपसे जानेंगे, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला अभी लगातार कह रहे थे, कल तक हमने उनका बयान जो सुना वो लगातार साफ इनकार कर रहे थे कि वो नहीं इसमें जो है कॉन्टेस्ट करेंगे, लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि वो गांधरबल से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या हम ये मान के चलें कि अब अगर इंडिया अलायंस यानी कि एनसी और कांग्रेस जीत जाती है तो उमर अब्दुल्ला वजीर आला के चेहरा होंगे, सीएम का फेस होंगे? नहीं, देखिए, अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो बिल्कुल सीएम का फेस है, उसमें तो कोई तो राय है नहीं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी एक डायनेस्टिक पार्टी है, उसमें परिवार के अलावा या मुफ्ती परिवार पीडीपी में और अब्दुल्ला परिवार के अलावा और कोई कुछ बन नहीं सकता है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर परिवारों में से ही आएंगे, तो ये बिल्कुल इसमें कोई शक्को शुबा नहीं है कि उमर अब्दुल्ला सीएम का चेहरा नहीं होंगे। बट समस्या ये है कि जो नेता अपनी बात में 2 महीने तक ना कायम रहे, अप्रैल का स्टेटमेंट है उनका, मई का स्टेटमेंट है उनका,
कि मैं इलेक्शन असेंबली का नहीं लड़ूंगा जब तक हमें स्टेट फूड वापस नहीं मिलता है। हमारे साथ जो नाइंसाफी करी गई, जो उनको लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी करी गई है, जब तक उस नाइंसाफी को रिवर्स नहीं किया जाएगा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो उसके बाद अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं नेता की जुबान पे ही क्रेडिबिलिटी पे ही सवाल उठ जाते हैं। वो कहते हैं ना, झूठ बोलो, झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर। इंसान को कम से कम साहिब किरदार होना चाहिए। तो उमर साहब से भी मेरी यही विनती कि नेता तो झूठ बोलते हैं मगर कम से कम उस झूठ पे ही कायम रह लें। बाकी देखिए राजनीति है, इसमें कुछ भी पॉसिबल है। राणा साहब, इस हवाले से एक और बारीकी है जो मैं आपसे बहुत ही करीब से समझना चाहता हूँ। जिस तरीके से बात चल रही है या फिर कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को अपने जाल में फंसा लिया है, आपने भी सुना होगा इस तरह की बातें कही जा रही है, तो क्या इसमें वाकई कोई सच्चाई है? ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है? नहीं, देखिए दोनों की मजबूरियां हैं। जहां तक मुझे पता है उमर अब्दुल्ला इस अलायंस के हक में नहीं थे, मगर बाकी नेता और उनके पिताजी इस अलायंस के हक में थे, क्योंकि काफी कॉन्स्टिट्यूंसीज में अगर एनसी और कांग्रेस के वोट ऐड कर लिए जाए तो बीजेपी को खासकर जम्मू रीजन में तो चैलेंज देती है। देखिए एनसी और कांग्रेस का मिलाप एनसी के लिए कोई एडवांटेज नहीं है। कश्मीर रीजन में उनके लिए शायद नुकसान ही है कि जो उन्होंने सीटें कांग्रेस को दी हैं वो शायद वो अपने दम पर भी निकाल लें। मगर जो जम्मू रीजन में अलायंस होता है उसमें इंडी अलायंस को गेन जरूर होता है, क्योंकि हमने जो अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन देखे हैं उसमें बीजेपी के लिए ये खतरा है कि 1+1 2 हो गया है। हालांकि हमेशा 1+1 2 कोलिशन पॉलिटिक्स में नहीं होता है, बट 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो इसलिए एडवांटेज डेफिनेटली कांग्रेस के लिए भी हो जाता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जम्मू रीजन में हो ही जाता है कि अगर उनको कांग्रेस का सपोर्ट मिलता है तो जम्मू रीजन में जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनको वो एडवांटेज मिलता है। तो अब ये कहना कि उन्होंने उसको पास किया, दोनों की मजबूरियां थी और दोनों को एक साथ आना था। बिल्कुल सेम ऐसी ही मजबूरियां 2014 के बारे में भी कहा जाता है कि उस वक्त भी पीडीपी के सामने कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से बीजेपी से हाथ मिलाया। खैर ये दूर की घोड़ी है। सवाल ये है कि क्या जिस तरह की बातें हो रही है सियासी पंडितों के जरिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अंदरूनी तौर पे बीजेपी के साथ हाथ मिलाए हुए है और कोई बैद नहीं है, मुमकिन है कि आगे चल करके वो बीजेपी के साथ हुकूमत फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़े? देखिए एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर एक कहीं ना कहीं जो आप बात कर रहे हैं वो तोहमत लग रही थी कि ये सब दिखावा है और ये बीजेपी के साथ अल्टीमेटली सरकार बनेगी जी। तो इसलिए इंडी अलायंस के साथ कांग्रेस के साथ जाना भी कहीं ना कोई इनकी पॉलिटिकल मजबूरी हो गई थी कि वो टैग हटाने के लिए कि हम बीजेपी की भी पार्टी नहीं है। बट इसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि राजनीति में सब कुछ पॉसिबल है। अगर पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है तो कुछ भी पॉसिबल है। अगर अजीत पवार के साथ बीजेपी सरकार बना सकती है तो कुछ भी पॉसिबल है। अगर जेडीयू हर 2 साल में पार्टी बदल के वापस आ जाए और गृह मंत्री अमित शाह पब्लिक रैली में कहें कि वो कुछ भी कर ले हम वापस नहीं ले और फिर वापस उनको ले लिए तो सब कुछ पॉसिबल है। राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। और जिस हिसाब से आज लग रहा है तो आप मुझसे विश्वास मानिए कि आज भी मुझे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ही बनते हुए दिख रही है। और इसके लिए कई काफी कारण है। देखिए जिस हिसाब से फारूक अब्दुल्ला साहब के केसेस विड्रॉ किए गए हैं खासकर क्रिकेट स्कैम को लेकर ईडी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि एक सॉफ्ट अप्रोच बीजेपी भी लेकर चल रही है। तो नामुमकिन कुछ नहीं है इस राजनीति। अगर ऐसा मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए तो फिर कांग्रेस के लिए क्या बचेगा? मतलब अगर इस तरह का कोई कॉलिजन बनता है कि इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म होता है जहां पे एनसी और बीजेपी एक साथ हों गवर्नमेंट को फॉर्म करने में, तो फिर कांग्रेस के लिए आगे किस तरह के चैलेंजेस होंगे और किस तरह से कांग्रेस इस चीज से निकल पाएगा? देखिए कांग्रेस के लिए चैलेंजेस वही हैं जो कांग्रेस के लिए चैलेंजेस पूरे देश में जी। और वो सबसे पहला ये है कि कांग्रेस के पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ नहीं है। तो आप 4-5 सीटें तो शायद निकाल लें कांग्रेस, मगर उसके आगे बढ़ नहीं पाएंगे और वो तब तक नहीं बढ़ पाएंगे जब तक उनके पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ आती नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में खासकर कश्मीर में ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है। जम्मू में फिर भी कुछ कद्दावर नेता हैं और उनके फॉलोअर्स हैं तो उनके दमखम पे शायद कुछ
सीटें निकलने और कुछ जो ट्रेडिशनल फॉलोअर्स हैं कांग्रेस के वो एडवांटेज कांग्रेस को मिल जाए। बट एट एन ऑर्गेनाइजेशन लेवल कांग्रेस के पास ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सिर्फ नाम के लिए रह गई है। तो जब तक कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ अक्रॉस कंट्री नहीं बनाती तो जो प्रॉब्लम कांग्रेस की पूरे देश में है वही प्रॉब्लम कांग्रेस की जम्मू कश्मीर में भी है। ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू में जो सीटें कांग्रेस ने नहीं जीती उसके बावजूद वोट का उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ। तो क्या इस असेंबली चुनाव में वो वोट जम्मू की इसके कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो पाएगा या फिर एक सिर्फ वो लोकसभा के लिए सारी चीजें थी? देखिए, अगर हम पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के नतीजे देखें असेंबली वाइज स्प्लिट करके, बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 29 कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में लीड प्राप्त कर। बिल्कुल, तो यानी उसका मतलब बचता है कि 15 सीटें वहां थी जहां पे या तो बीजेपी क्लोज सेकंड थी या बीजेपी डिस्टेंट सेकंड थी। तो ये 15 सीटें बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी देती हैं अपोजिशन अलायंस को, जिसमें कांग्रेस है और एनसी है, कि वो उसमें अगर मेहनत करें तो वो सीटें निकालें। और शायद यही एक कारण था गठजोड़ का। मगर दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाता है असेंबली इलेक्शन में वो आ जाता है लोकल कैंडिडेट की एक्सेप्टेबिलिटी। भारतीय जनता पार्टी एक एंटी इनकम्बेंसी लेकर जरूर इलेक्शन में लड़ रही है, क्योंकि हालांकि पिछले 6 साल से सरकार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, मगर क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है और जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो उस कारण उसमें जितनी अच्छाइयां हैं उसका एडवांटेज भी बीजेपी को एज अ पॉलिटिकल पार्टी मिलता है और जो नाराजगी है उसका भी डिसएडवांटेज बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है। तो एक एंटी इनकम्बेंसी जरूर है बीजेपी के ऊपर में, इसलिए इतने कैंडिडेट्स का फेरबदल किया गया है। इसमें नए चेहरों को लाने का प्रयास किया है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको बीट किया जाए। तो मुझे अपने हिसाब से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 34 से 35 सीटें टारगेट कर रही है जम्मू रीजन में। 29 का काउंट बढ़ाकर वो चाहती है कि 4-5 सीटें और निकाले जहां पे वो क्लोज सेकेंड आए थे। और तो बाकी जो सीटें वो कहीं ना कहीं एनसी और कांग्रेस में स्प्लिट हो जाती है, क्योंकि अब पीडीपी अलायंस, ये पैंथर्स पार्टी का अलायंस भी ये इंडिया अलायंस में आ गया और बड़े और कांग्रेस के जो कुछ कद्दावर नेता उनके अपने अपने पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ हैं जम्मू में, तो उसका एडवांटेज बिल्कुल जो अलायंस है एनसी इंडिया अलायंस जो है एक्सेप्ट पीडीपी उसको मिलेगा जम्मू में, उसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। अगर जैसे आपने पैंथर्स पार्टी का जिक्र किया, पैंथर्स पार्टी सीपीआईएम ये दोनों कहीं ना कहीं उनको एक सीटें दी गई है, लेकिन समझने की कोशिश करूंगा कि क्या ये इंडिया अलायंस का हिस्सा होकर के बड़े पैमाने पर फायदा पहुंचा सकती हैं या फिर कुछ इलाके हैं जो सीमित हैं इन दोनों के लिए? नहीं, देखिए, इंडिया अलायंस कहने के लिए है बट इंडिया अलायंस है नहीं कोई जम्मू कश्मीर में। ये अलायंस ऑफ अपॉर्चुनिटी है और अलायंस ऑफ मजबूरियां हैं, क्योंकि अगर इंडिया अलायंस होता तो कहीं ना कहीं पीडीपी भी उसमें होता। 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस और एनसी भी आपस में लड़ रहे हैं। तो इंडिया अलायंस नहीं है, अब वो नॉमेनक्लेचर है और ईज ऑफ डिस्कशन के लिए कहना पड़ता है। बट पैंथर्स पार्टी जो एक समय पे जम्मू की स्ट्रॉन्ग पार्टी होती थी, अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट डिक्लाइन पे है। और अगर उनको एक ही सीट मिलती है असेंबली इलेक्शन में, जहां पर उनको एक सीट मिलनी चाहिए थी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, तो उनके लिए चिंता का विषय। सीपीएम की एक ट्रेडिशनल सीट है तारिक आमी साहब की, और उसको लेकर वो निरंतर प्रयास बनता रहेगा। अब क्योंकि डायनामिक्स भी कुलगाम के चेंज हो गए हैं, जमात इस्लामी ने डिसाइड कर लिया कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतारेंगे, तो कहीं ना कहीं कश्मीर का जो इलेक्शन है इंटरेस्टिंग होने वाला। आपने जो शुरू ही में सेपरेटिस्ट एलिमेंट की बात की थी, जो कहीं ना कहीं एक चिंता की भी बात आपने कही, मैं भी इस चीज़ के बारे में समझने की कोशिश करूंगा आपसे, क्योंकि देखिए दिल में क्या है कुछ भी नहीं पता, लेकिन चूंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्या वो वाकई इस मेन स्ट्रीम से जुड़ना चाह रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि इस रास्ते से हम अपनी तमाम तर कार फरमाइयों को आगे जो है कामयाब कर पाएंगे? तो क्या लगता है आपके नज़रिए से इसे कैसे जांचा परखा जा सकता है और आवाम को कैसे इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए? देखिए, सेपरेटिस्ट पार्टीज को पिछले 35 साल से भी किसी ने नहीं रोका था कि मेन स्ट्रीम में ना आए जी। तो इसलिए कहना कि वो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं एक गलत बात होगी। और देखिए, जब आपने किसी व्यक्ति पे यूएपी के चार्जेस लगाए तो आप सीधे के सीधे उसको कहीं ना कहीं इंडोर्स कर रहे हैं कि वो टेररिस्ट है।
हालांकि हमारा सिस्टम जरूर कहता है कि इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, बट यू आर मेकिंग बड़ी सीरियस चार्जेस और आपने एक संगठन बैन किया हुआ है जिसको आप जिस बैन को हाई कोर्ट ने और इस देश के न्याय सिस्टम ने वैलिड ठहराया। तो जब और 87 में जिस हिसाब से मफ ने इलेक्शन लड़ा और उस इलेक्शन का नतीजा ये हुआ कि कश्मीर में 35 साल से अब ज्यादा आतंकवाद से जूझ रहा है ये स्टेट, वो उस इलेक्शन का नतीजा था और उसमें ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज का खड़ा होने का इलेक्शन था। तो अगर आज वो लोगों को इलेक्शन लड़ने दिया जाता है जिनके बड़े ही क्लियर स्टैंड है पाकिस्तान को लेकर, जिनके बड़े ही स्टैंड है आतंकवाद को लेकर, जो लश्कर तैयबा हिजबुल मुजाहिदीन के सपोर्टर्स रहे हैं और खुदा ना खास्ता अगर वो जीत जाते हैं तो कश्मीर में जो आपने पिछले 6 साल में पीस लाया है वो आप कहीं ना कहीं उस पर्पस को डिफीट करते हैं। कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली जो सिस्टम है पंजाब में, देखिए हम आज भी कहते हैं कि इंदिरा गांधी की एक भूल, जो बिंद्रा वाली भूल थी, उसको पंजाब ने 2 दशकों तक झेला और आज भी झेल रहा है, जिस हिसाब से खालिस्तान मूवमेंट को रिवाइव किया जा रहा है। और अगर हम जो आज कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, क्यों? ताकि हम जो कश्मीर का वोट है उसको फ्रेगमेंट कर सकें और एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को उसका एडवांटेज मिल सके, तो हम जम्मू कश्मीर में मल्टीपल बिंद्रा वाले पैदा कर रहे हैं और जो हमारी 6 साल की मेहनत है सरकार की, वो पूरी की पूरी मेहनत जीरो हो जाती है। आपको लगता है कि आप इस टेरर एलिमेंट को कंट्रोल कर पाएंगे, आपको लगता है कि मैं इसको मैनेज कर लूंगा, बट वो मैनेज होता नहीं। अगर मैनेज होता तो कश्मीर में आतंकवाद पिछले 35 साल से नहीं चल रहा होता। तो एक चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं एक रॉन्ग कम्युनिकेशन जाती है इस पूरे प्रोसेस को लेकर। और मैं ये मानने से बिल्कुल इनकार करता हूं कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। कश्मीर में जब आप जब फॉर्मर सीएम को 6-6 महीने हाउस अरेस्ट कर सकते हैं, जेल में रख सकते हैं, तो आप किसी को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोक सकते हैं, बट किसी को डिमोटिवेट जरूर कर सकते हैं इलेक्शन लड़ने से। बिल्कुल, कई ऐसे नाम हैं जो जमात के तौर पे, जैसे मान लीजिए कि जमात इस्लामी में पाबंदी है, लेकिन उनके अगर लोग या उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े होते हैं, तो उसे आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है और अवाम इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि हमें क्या करना है? नहीं, देखिए सरकार को पता है कौन जमात इस्लामी का काडर है और कौन उनके लीडर है। ये सरकार के पास तो जम्मू कश्मीर में हर व्यक्ति के एफिलिएशन के लेकर लिस्ट है। तो ये कहना कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात है। सरकार और सिक्योरिटी एजेंसीज के पास हमारी पूरी हर एक कैंडिडेट की वेरिफिकेशन होगी, हर एक कैंडिडेट का बायोडेटा होगा और उसकी नजर किस तरफ है, उसके ख्यालात किस तरफ है, बिल्कुल होगा। जहां तक पब्लिक की बात है, मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ पब्लिक को कि अब समय आ गया जम्मू कश्मीर में ना धर्म के नाम पे वोट दिया जाए, ना आइडियोलॉजी के पे वोट दिया जाए, क्योंकि वोट अगर देना है तो अब हमारे अपने भविष्य को लेकर वोट दें। जम्मू कश्मीर में जो हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर वोट दें, एक बेहतर जीवन की ओर वोट दें और एक नॉर्मल सी कर वोट दें। और जिस पार्टी का भी कैंडिडेट आपको लगता है कि वो ये डिलीवर कर सकता है तो उसको। बिल्कुल ज़ाहिर है। आबिद साहब हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। आबिद साहब, इस्तकबाल आपका। सवाल ये है कि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि एक एक चीज़ को लेकर के आगे बढ़ें। कई पाबंदियां हैं, कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी के सूरत हाल के मद्देनज़र या कई चीज़ें हैं ऐसी है, तो उसमें सवाल ये है कि जो सूरत हाल पहले जम्मू कश्मीर की थी या फिर उस माइंड के, उस ख्याल के लोग जैसे थे जो पाकिस्तान से ज़्यादा अपना लगाव रख रहे थे, क्या उनमें से भी कई ऐसे इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि क्या इस इलेक्शन के थ्रू, हालांकि अभी राणा सर कह रहे थे कि उन्हें पहले भी कोई मना नहीं कर रहा था रखने के लिए या पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी की पहचान है या फिर कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे जम्मू कश्मीर को हम उसी तरफ धकेल रहे हैं जिस तरीके से पहले हम देखा करते थे? नहीं सर, देखिए एक बात है, अगर जो आपके वर्ड्स है और जो अभी ये लाइन पे थे, क्या मैं नहीं जानता हूँ इनको कौन थे लाइन पे, ये बोल रहे थे जमात इस्लामी की आइडियोलॉजी या जो पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी पाकिस्तान के साथ रिलेटेड थी या उसके साथ रिलेटेड थी, अब अगर वो इंडियन का डेमोक्रेसी में आ रहे अंडर कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन फाइट कर रही है तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। तो इसमें टारगेट करने की क्या जरूरत है? वो किस आइडियोलॉजी से थे, क्या कर रहे थे, ठीक है मान लेते हैं वो गलत थे, लेकिन अब तो सही रास्ते पे आए। वी शुड अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम।
जो किसी गलत रास्ते पे थे अब जाके इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और इस बार इस इलेक्शन में नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे एनसी और कांग्रेस ने कोलिशन आपस में की है। ये तो 87 में भी हुआ था, इन्होंने सच ही बोला कि 87 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अलायंस करके मतलब कश्मीरियों को धोखा दिया था। फिर उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो सब जानते। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन यहाँ पे ये है कि इस बार 10 साल के इलेक्शन होने के बाद इस अभी जम्मू कश्मीर के लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमने 35 साल या 70 साल क्या खोया क्या पाया। अब अगर ये इलेक्शन है, ये जम्मू कश्मीर के लिए इस टाइम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस टाइम नए फेसेस को मौका दिया जाए जो पब्लिक का काम कर सके, ना कि कुर्सी की लालच में आके कश्मीरी कौम को फिर से डुबा सके कि जैसे हम पिछले सालों में डूब चुके हैं। अगर नए चेहरे को भी मौका दिया जाए तो जाहिर है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए किसी न किसी पार्टी के साथ वो शामिल होंगे, तो बात तो वहीं पहुंच जाएगी आबिद साहब। तो फिर किस तरीके से इस चीज़ को जो है मुमकिन किया जा सकेगा? क्योंकि हम जम्मू कश्मीर की जो सूरत-ए-हाल पन्ना पलट के जो देख पा रहे हैं, 2 जमात एक साथ मिलकर के ही हुकूमत बनाती रही है अब तक असेंबली में। वही सर, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये हम सबको अब इस टाइम इस मौके पे हम सब कश्मीरियों को, सब वोटर्स को यूनाइट होके ये अलायंस तोड़नी है। क्योंकि 87 में भी इन्होंने कोलिशन की थी, आज भी इन्हीं 2 पार्टीज ने आपस में मिलके कुछ सीट शेयरिंग की जो फिर से एक बार लोगों को धोखे में रखना चाहते हैं। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि इस बार नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए, यूथ को मौका मिलना चाहिए, एजुकेटेड फेलोज को मौका मिलना चाहिए। ठीक है। अभी हमने बीच में सुना था आबिद साहब की अफजल गुरु और सर्जन बरकाती का नाम अपने ज़ाहिर हमसे बेहतर आप जानते होंगे। इनके अफजल गुरु के भाई इसमें शामिल हो रहे हैं और सर्जन बरकाती जो है वो जेल से फाइट करना चाहते हैं, शायद अनंतनाग या बारामूला से फाइट करेंगे। मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि क्या जिस तरीके से हमने इंजीनियर रशीद को कामयाब होते हुए देखा था, क्या अवाम इस चीज़ को वैसे ही देख रही है जैसे गवर्नमेंट इन तमाम लोगों को देख रही थी, या अवाम इन्हें कामयाबी के साथ अपना नुमाइंदा चुनना चाह रही है? ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंजीनियर रशीद के टाइम क्या हुआ, इंजीनियर रशीद के टाइम इमोशनल वोटर्स हो गए, सेंटिमेंटिस्ट को पकड़ा गया, उस बारे में उनको वोट दिया गया। तो अभी ये समझ नहीं आ रहा है। देखिए, अभी तो AIP अवामी इत्तेहाद पार्टी 2 बार वो MLA रह चुके हैं। यहाँ कंफ्यूजिंग पॉइंट एक है, अगर वो 10 साल MLA रह चुके हैं तो उन 10 सालों में उसने पार्टी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं की? वो हमेशा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट क्यों फाइट कर रहा है? मीन्स कल को वो अगर मतलब सर्जन बरकाती हो या कोई और भी कैंडिडेट हो जो इंडिपेंडेंट है, कल को वो किसी के साथ भी मर्ज हो सकता है। तो इंजीनियर रशीद के टाइम पे जो हुआ, दैट वाज मतलब इमोशनल या टेयरफुल स्टेटमेंट्स उनके टीम से आई, उनके बेटे से आई, जो लोग जज्बातों में आके उनको वोट डाले गए। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हर एक वोटर को अवेयर होना चाहिए, एवरी लीडर, एवरी कैंडिडेट के बारे में, किसकी क्या आइडियोलॉजी है, कौन हमारे लिए काम कर सकता है, किसकी कुर्सी की लालच नहीं है, कौन पब्लिक की ग्रीवेंसेस को आगे बढ़ा सकता है। ये हमारे लिए इस सिचुएशन पे बहुत जरूरी है। बिल्कुल। राणा साहब, आपकी तरफ आने चाहूँगा। मैं चाहूँगा, चूँकि वक्त की किल्लत है, मैं चाहता हूँ कि आपकी जो एक सोच है, मतलब जिस तरीके से आप आवाम की हौसला अफजाई करते रहे हैं, लोकसभा में आपने काफ़ी मेहनतें की, ख़ासतौर पे इस जमहूरी अमल में हिस्सा लेने के लिए, इस असेंबली चुनाव के लिए आप क्या आखिरी 2 शब्द बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि 70 साल से हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ लिमिटेड एजेंडा के अलावा, और वो एजेंडा जिसने हमें हमेशा पीछे रखा है, जिसने हमेशा हमको इस देश की प्रगति से दूर रखा है, अब समय आ गया है कि अब हम अपने मुकद्दर को अपने हाथों में ले, अपनी तकदीर अपने हाथों में ले, और उन कैंडिडेट्स को वोट करें। मैं पॉलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं ले रहा, उन कैंडिडेट्स को वोट करें, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, जो आपको लगता है कि वो ये रायशुमारी 370 35 से ऊपर बढ़कर हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में बात करें, हमारे एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें, हमारे लिए जो बेटर बिजली दे सके उसके बारे में बात करें, जो बेटर सड़कें दे सके उसके बारे में बात करें, जो एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर सके उसके बारे में बात करें, जो देश में जो रेस्ट ऑफ इंडिया जो पिछले 35 साल से इतना आगे निकल गया है इन टर्म्स ऑफ
डेवलपमेंट, उस डेवलपमेंट के साथ हमको मिलाकर हम ऑन पार विद रेस्ट ऑफ इंडिया लाए। उन पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को वोट दीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज एफिलिएशन मत देखिए, कैंडिडेट के इंटेंशन को देखिए, उस पर वोट दीजिए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, किसी से डरिए नहीं, क्योंकि हमारा मुकद्दर, हमारी तकदीर हमारे हाथ में है, उस बैलेट पे है जो हम इलेक्शन के दिन दबाएं। बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरत मैसेज है। शुक्रिया राना सर हमारे साथ अपना कीमती वक्त शेयर करने के लिए। आबिद रशीद साहब, आपकी तरफ आऊँगा। मैं कुछ जो बारीकियां हैं उसको समझने की कोशिश करूँगा। जिस तरीके की अभी राना साहब कह रहे थे कि जो बड़े बड़े मसाइल उठाए जा रहे हैं उससे हट करके अवाम को सोचना होगा, अपनी तकदीर खुद अपने हाथों से लिखनी पड़ेगी। ख़ासतौर पे हमने देखा कि 370, 35 से दूसरे जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, ये अवाम के मुद्दे हैं ग्राउंड पे, या फिर ये पॉलिटिकल पार्टियों की ज़ुबानी ये मुद्दे हैं? क्योंकि अब हम पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरों की ज़ुबानी ये सुनते हैं कि भाई ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अवाम का क्या सोचना है इन तमाम बड़े बड़े मुद्दों पर? जी देखिए, मुझे नहीं पता ये किस पार्टी से और क्या तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं खास तौर पे हम उसे पॉइंट आउट करना चाहेंगे, खास तौर पे 370, 35 से उस पे अवाम का टेक क्या है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जी आबिद साहब, हम ग्राउंड में काम करते हैं, सड़कें, पानी, बिजली कोई भी दे सकता है। अगर आप सोशल वर्कर है, आप भी उस चीज के लिए लड़ सकते हैं। सड़कें, पानी या बिजली ये कोई बड़ा इशू कश्मीर के लिए नहीं है। इशू अगर है, हमें 370 और 35 से वापस चाहिए, हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए, हमें लैंड सिक्योरिटी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से अगर देखा जाए को इनको अभी तक स्टेटहुड रेस्टोर करना चाहिए था। अगर ये पीस जेस्चर चाहते हैं, अभी तक इन्होंने पीएसए के अंडर जितने भी लड़के डिटेन है जिन्होंने अपनी टर्म कंप्लीट की है उनको रिलीज किया गया होता, लेकिन अभी तक भाजपा सरकार से, अभी तक सेंटर से ऐसा कोई आदेश नहीं आया। अभी रिसेंटली लोकसभा इलेक्शन के टाइम ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ये बयान दिया था कि हम एक वो पीएस से शायद यहाँ से हटा देंगे, रिवोव करेंगे। तो उस टाइम भी स्टेटमेंट आई थी विदाउट एनी किसी भी रुकावट के बगैर ये एज सुन एज पॉसिबल रिवोक होना चाहिए, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। देखिए, मैं इनकी बात को क्लियर करना चाहता हूँ। ये बोल रहे कि सड़कें, पानी, बिजली उस पे बात होनी चाहिए, हमें उस पे बात नहीं करनी है। हमें सबसे पहले 370 और 35A चाहिए, हमें सबसे पहले अपनी जॉब सिक्योरिटी चाहिए, हमें अपने नौजवानों के लिए रोजगार चाहिए, हमें अपनी डिग्निटी वापस चाहिए। सड़कें, पानी, बिजली तो आती जाती रहती है। जब देखिए यहाँ पावर क्राइसिस है, सब बोल रहे हैं कि पावर क्राइसिस है, हम अभी भी बोल रहे हैं हम 2000, 3000 भरने के लिए, 4000 भरने के लिए तैयार है। तैयार तब चीज पे हम जब आप नौजवानों को रोजगार फराहम करेंगे। आप हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूं, हमने एक जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने एक नौकरी भी नहीं दी। हमने कहा था नशा मुक्त भारत बनाएंगे। आप देखिए जम्मू कश्मीर इस टाइम दूसरे नंबर पे है। आप मुझे बताइए 10 साल में भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर के साथ क्या किया? 370 और 35A हटाने के बाद वो बोल रहे थे नॉर्मलसी आएगी स्टेट में। अभी भी आतंकवादी हमले हो रहे थे, अभी भी आतंकवादी हमले हो रहे थे कश्मीर में। अब वो क्रॉस कर चुकी है जम्मू रीजन में। क्या भाजपा सरकार इसका जवाब दे सकती है? नहीं। मुद्दे हैं, मुद्दे बिजली, पानी, सड़कें का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसी सड़कें हैं, जैसा पानी है, जैसी इलेक्ट्रिसिटी है, कश्मीरी इससे अब सेटिस्फाई हो चुका है। लेकिन हमें 370 जॉब बिल्कुल, तो ये साफ हो चुका है कि कश्मीरियों के दिल में उनके वक़ार का, उनकी इज्जत का मसला है। बिजली पानी के जो मसाइल हैं वो छोटे लेवल पे है, वो इतना बड़ा नहीं है। उन्हें स्टेटहुड चाहिए, 370, 35 चाहिए, और रोजगार के जो मौके मिलते हैं सभी को बराबर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू उसे लोगों को मिलने चाहिए। ख़ासतौर पे जो लोगों की ज़रूरियात है वो मिलनी चाहिए, ये ज़रूरी है। इस पे हम गहराई से भी अध्ययन करेंगे दोबारा जब हमें कभी इस तरह का मौका मिलेगा। फ़िलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आबिद साहब, बहुत अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात करते हैं अनंतनाग जिले के, जहां के शंगुस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीजेपी उम्मीदवार वजाहत हुसैन ने भी अपना पर्चा दाखिल किया और इस मौके पर बीजेपी के कई बड़े लीडरान और कारकुनान उनकी हिमायत में मौजूद रहे।
बहुत समय के बाद इलेक्शन हुआ। पहले हमने यहाँ पे पीस मेंटेन किया, अब बिल्कुल जोक दर जोक लोग वोट डालेंगे। लोकसभा में जितना त्यौहार आपको देखने को मिल रहा है उसी तरीके से असेंबली में भी लोग जोक दर जोक वोट डालेंगे। और निश्चित तौर पर जो 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पीस के लिए काम किया, अमन के लिए काम किया, डेवलपमेंट के लिए काम किया, तो ये निश्चित तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे कि कश्मीरी लोग पीस अमन चाहते हैं। खून खराबा जो हुआ करता था वो बंद हो गया 2019 के बाद, तो इसलिए पीस को वोट पड़ेगा। अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के अपनी पार्टी उम्मीदवार हिलाल शाह ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर पहुंच करके अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस मौके पर अपनी पार्टी की बड़ी तादाद में वर्कर शामिल हुए। बताते चलें कि आज पहले नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है। पहले फेज़ के लिए नॉमिनेशन फाइल करने की आज आखिरी तारीख थी, जिसको लेकर के सभी उम्मीदवारों ने बड़े जोश व खरोश के साथ अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया। लोग जो है एक किस्म से आप ये कह सकते हैं कि उनको दबाया गया था, आवाज़ दबाई गई थी, तो कहीं पर बात नहीं करने देते थे। तो आज मौका मिला है लोगों को कि हम अपना एक नुमाइंदा चुनेंगे। और कहीं पर भी जो अफसरशाही वाली होती है वो लोगों के लिए कभी सही नहीं होती है। लोग अपने नुमाइंदे के पास जाते हैं, जिन नुमाइंदों का दरवाज़ा खुला हो, जो 5 साल अवेलेबल हो, वो ऐसे नुमाइंदे तो नहीं चाहिए लोगों को जो 5 साल 10 साल श्रीनगर में रहते हैं और फिर इलेक्शन के दिन महीने के लिए घर खोलते हैं। देखिए, ग्राउंड के जो मुद्दे हैं वो बहुत अहम है, लेकिन उसके साथ साथ उन मुद्दों को हल करने के लिए जो लीडर होता है, कायद होता है, वो सबसे अहम किरदार अदा कर सकता है उन मुद्दों को हल करने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर लोगों के वो लीडर, वो कायद कौन होंगे, क्योंकि वादे तो सभी कर रहे हैं, मैनिफेस्टो बड़े बड़े हैं और लंबे चौड़े जो है कहीं ना कहीं लोगों के साथ वादे होते हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर की ही बात नहीं बल्कि पूरे मुल्क में। लेकिन आवाम के हाथ क्या लगता है? सिर्फ वादे और मैनिफेस्टो की वो कापियाँ जो इलेक्शन के टाइम पे उनके हाथ में होती है। तो अवाम क्या करे, कैसे अपने नुमाइंदों को चुने, वो बहुत अहम है। फिलहाल ये जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन कौन से नुमाइंदे इस वक्त नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते नजर आ रहे हैं। सीधा भद्रवाह का रुख करेंगे। कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज दिन भर क्या कुछ रहा भद्रवाह में कामरान, और किस तरीके से नॉमिनेशन का अमल देखने को मिला? जी आमिर, आज जो है डेमोक्रेसी की एसेंस जो है आज सुबह से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह वादी भद्रवाह में भी देखने को मिली, जब भद्रवाह के बाजारों में जो है ढोल नगाड़ों के बीच मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडरान अपने हामियों के साथ रिटर्निंग ऑफिस भद्रवाह कोटली न्यू बस स्टैंड में जो है उसकी तरफ रवाना हुए। इन पॉलिटिकल पार्टीज में भारतीय जनता पार्टी के दलीप सिंह परिहार जो इस भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले हैं, उन्होंने अपना जो नॉमिनेशन है वो आज सबमिट किया। और उसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस के नदीम शरीफ नियाज और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख महबूब इकबाल और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, इसमें जो है काफी ज्यादा एक लंबी लिस्ट है। इस बार लगभग 16 के करीब जो कागजात जो नामजदगी के हैं वो दाखिल किए गए हैं रिटर्निंग ऑफिसर भद्रवाह में। अपनी पार्टी के एडवोकेट विक्रम राठौर, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के एडवोकेट मोहम्मद असलम गुगोनी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एडवोकेट माजिद मलिक और दीगर कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आज अपने कागजात नामजदगी जो है रिटर्निंग ऑफिसर भद्रवाह में जो है दाखिल किए। जी आमिर, बिल्कुल बड़ी बात है। मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि नॉमिनेशन जाहिर है कि लीडर है और कोई पर्चा दाखिल जरूर करेगा, लेकिन सवाल ये कि आवाम का साथ कैसा देखने को मिला, आवाम के अंदर जोश व खरोश कैसा नजर आया, किस तरह का माहौल है इलेक्शन का? बिल्कुल काफी जोश और जज्बा जो है, ढोल नगाड़ों की जो आवाजें थी वो आज पूरे बाजार भद्रवाह के बाजारों में जो है वो सुनी गई और लोग नाचते झूमते जो है रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब जो ऑफिस है वहां की तरफ रवाना होते देखे गए और काफी ज्यादा रौनक का माहौल जो है भद्रवाह में आज जो है देखने को मिला। साथ ही साथ सियासी एतबार से अगर देखा जाए तो कल जब अनाउंसमेंट हुई थी, कैंडिडेट लिस्ट जब आउट हुई थी, ये बड़ा दिलचस्प एक देखने के लिए जो लोग बेकरार थे कि एनसी और कांग्रेस अलायंस जो हुआ है उसमें यहां से किन कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा जाएगा। और एक जो एक शॉकिंग सी न्यूज जब यहाँ
की आवाम को सुनने को मिली कि एनसी कांग्रेस जो है वो यहाँ पर फ्रेंडली फाइट करेगी। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर में 5 ऐसी सीट्स जो हैं वो सिलेक्ट की गई हैं जहां पर एनसी और कांग्रेस जो है फ्रेंडली फाइट करेगी। तो फ्रेंडली फाइट को लेकर भद्रवाह की आवाम जो है काफी ज्यादा यहाँ पर क्रिटिसिज्म जो है वो देखने को मिला है और ये बताया जा रहा है आवाम की जानिब से कि आवाम के साथ जो है वो एक धोखा किया जा रहा है, भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के फ्यूचर के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। कामरान, बड़े बड़े मुद्दे क्या हैं आवाम के, क्या सोचना है लोगों का इस असेंबली इलेक्शन में, किस तरह के वादे और किस तरह के दावे किए जा रहे हैं और साथ में लोगों की जो मसाइल हैं वो किस तरीके से लोग अपने मसाइल इस मरतबा उठा पा रहे हैं? बिल्कुल आमिर, इसमें काफी सारी ऐसी डिमांड्स हैं जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं भद्रवाह की, जिन्हें फुलफिल नहीं किया जा रहा है। कई सालों से इन डिमांड्स को रेज किया जा रहा है, जिसमें सर फहरिस्त जो है भद्रवाह के लिए डिस्ट्रिक्ट स्टेटस की डिमांड जो है वो पिछले 30 सालों से लगातार की जा रही है। लेकिन उस डिमांड के लिए जो है पॉलिटिकल पार्टी के लीडरान जो हैं सिर्फ वादे ही करते आए। और ये भी आपको बताऊं कि साबका एमएलए भद्रवाह जो है वो ये भी क्लेम कर चुके हैं कि अगर उन्होंने चंद महीने कबल जो है ये स्टेटमेंट दिया था, अगर पूरे मुल्क में कहीं डिस्ट्रिक्ट अनाउंस होता है तो उसमें सर फहरिस्त का नाम होगा। और हाल ही में आपने सुना होगा कि एमएचए की जानिब से जो है लद्दाख में 5 नई डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो क्रिएट की जा रही हैं और इससे जो है यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ की आवाम जो है काफी ज्यादा मायूसी उनमें देखी जा रही है। इसके साथ साथ क्लस्टर यूनिवर्सिटी की डिमांड भी जो है वो भी काफी तेजी से जो है उसकी डिमांड काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं खिते चुनाव के काफी ज्यादा सफर करते हैं, क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ उनके एग्जाम्स होते हैं और उनको जो उतना टाइम जो है नहीं मिल पाता है प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ की स्टूडेंट कम्युनिटी भी जो है काफी ज्यादा मायूस है क्लस्टर यूनिवर्सिटी को लेके, जो डिमांड फुलफिल नहीं की जा रही है। इसके अलावा जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो वायदे किए थे, जिसमें छतरगला टनल और गंडोला प्रोजेक्ट जो भद्रवाह में अनाउंस किया गया था, भारतमाला प्रोजेक्ट में 2 ऐसी रोड जो है वो अनाउंस की गई थी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी हैं। लेकिन जब बजट पेश हुआ तो उसमें इन रोड्स के बारे में या फिर जो अनाउंसमेंट छतरगला टनल के बारे में की गई थी उनके बारे में बजट में कहीं भी जिक्र नहीं था। तो अवाम काफी ज्यादा मायूस है भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी की और वायदे जो हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के लीडरान जो हैं ये वायदे तो कर रहे हैं, लेकिन देखना बड़ा ये दिलचस्प रहेगा कि जिनके सर पर जीत का सेहरा बांधा जाएगा वो अवाम के मसाइल किस हद तक हल कर पाएगा। बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कामरान, तमाम तरह अपडेट्स के लिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले मरहले के लिए नॉमिनेशन फाइल करने की आज आखिरी तारीख रही। वहीं इस कड़ी में पुलवामा के 4 असेंबली हलकों के उम्मीदवारों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुलाम मोहिउद्दीन, PDP के वहीदुर रहमान परा, आम आदमी पार्टी से मुदस्सिर हसन और कई उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन भरा। नॉमिनेशन फाइल करने गए लीडरान में काफ़ी जोश व खरोश दिखाई दिया। और पहले मरहले की वोटिंग के लिए आज पर्चा नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला खत्म हुआ। इस मरहले में 18 सितंबर को कश्मीर और चिनाब रीजन की 24 विधानसभा हलकों में वोट डाले जाने हैं। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इत्तेहाद 19 सीटों पर मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। 4 असेंबली हलकों में पहले फेज के लिए ये बातें हो रही है। 4 असेंबली हलकों में दोनों पार्टी के उम्मीदवार एक दूसरे के सामने होंगे, जबकि कुलगाम असेंबली सीट पर दोनों पार्टियां CPIM उम्मीदवार की हिमायत करेंगे। 26 अगस्त को गुपकार वाक़े फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर दिन भर की मीटिंग के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हो गया, जिसके बाद दोनों तरफ से पहले मरहले के लिए उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया। मुआहदे के तहत दोरू, त्राल, इंद्रवाल, अनंतनाग और डोडा वेस्ट की सीट कांग्रेस को मिली है। साबिक JKPCC सदर गुलाम अहमद मीर को दोरू, सुरेंद्र सिंह चन्नी को त्राल, अनंतनाग से पीरजादा मोहम्मद यूसुफ, इंद्रवाल से शेख जफरुल्लाह और डोडा वेस्ट से प्रदीप कुमार NC कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवार होंगे। सीट शेयरिंग मुआहदे के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े भाई की भूमिका में है। 90 में से 51 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे, जबकि 32 असेंबली नशिस्त कांग्रेस के हिस्से में आई है। लेकिन 5 सीटों पर दोनों पार्टियों में इत्तेफाक राय नहीं हो पाया। इनमें एक सीट बनिहाल की भी है, जहां से 2014 के चुनाव में वकार रसूल वानी कामयाब हुए थे।
कांग्रेस और एनसी के मकामी कारकुन इस सीट को किसी भी हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जम्मू श्रीनगर दौरे के दौरान राहुल गांधी ने जब कारकुनों को यकीन दिलाया कि बराबरी की शर्तों पर समझौता किया जाएगा, तो उसके बाद कारकुनों का मौक़िफ़ और सख्त हो गया। इस सीट पर अब वक़ार रसूल के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद शाहीन भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वक़ार रसूल ने इस दफ़ा 2014 के बनिस्बत बड़ी मार्जिन से जीत का दावा करते हुए कहा कि इत्तेहाद न होने की वजह से हरीफ उम्मीदवार को लेकर वो और कांग्रेस कारकुन कोई तलखी महसूस नहीं करते। रहा सवाल यहाँ की सीट का, तो एलायंस का फायदा तब होता है जब आपको लोकल यूनिट जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का है वो सपोर्ट करे। जब वो हमें सपोर्ट करने को तैयार नहीं था तो हमने कहा ओके, आप अलग लड़ सकते हो, क्योंकि पहले भी हमने जितने इलेक्शन लड़े हैं उतने हमने जीते और इंशाल्लाह आज उस लीड से 4 गुना लीड डबल होगी इंशाल्लाह। ताकत हमारी है कि हम उस लीड से भी आगे लीड जाएंगे। अलबत्ता हम तमीजदार तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे, बदतमीजी और गालियां हम किसी को नहीं देंगे। बनिहाल के अलावा पहले मरहले में देवसर, भद्रवा और डोडा में भी दोनों जमातों के उम्मीदवार एक दूसरे के सामने होंगे। देवसर से कांग्रेस के अमानुल्लाह मंटू और एनसी के पीरजादा फिरोज अहमद, भद्रवा से नदीम अशरफ और महबूब इकबाल, जबकि डोडा से कांग्रेस के शेख रियाज और एनसी के खालिद नजीब सहरवर्दी के बीच फ्रेंडली मुकाबला होगा। दोनों पार्टियों ने कुलगाम में अपना उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया है। ये सीट सीपीआईएम के खाते में गई है। यूसुफ तारगामी इस सीट से इत्तेहाद के उम्मीदवार होंगे। इसी तरह जम्मू रीजन की एक सीट पैंथर्स पार्टी के लिए छोड़ी गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये इत्तेहाद बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखने के लिए किया गया है। हमने कांग्रेस के साथ एक सीट शेयरिंग एग्रीमेंट वो भी तय किया। कोशिश हमारी ये रही कि बीजेपी और बीजेपी के साथ मिले हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ हम एक कंसोलिडेटेड फ्रंट के तौर पे मिलके ये इलेक्शन लड़ें, ताकि कामयाबी की जो गुंजाइश है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। पहले मरहले की 24 में से 18 असेंबली नशिस्तों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे। इनमें कई अहम नाम भी शामिल हैं। पंपोर विधानसभा से रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी को टिकट दिया गया है। पुलवामा से खलील बंद, राजपुरा से गुलाम मोहिउद्दीन, जैनपुरा से शौकत हुसैन, शोपियां से शेख मोहम्मद रफ़ीक, दियजपुरा से सकीना ईटू, लारनू से चौधरी जफ़र अहमद, अनंतनाग वेस्ट से अब्दुल मजीद लारमी, बिजबहेड़ा से डॉक्टर बशीर अहमद वेरी, अनंतनाग ईस्ट से रियाज अहमद खान, पहलगाम से अल्ताफ़ अहमद, रामबन से अर्जुन सिंह राजू, किश्तवाड़ से सज्जाद किचलू और पड्डेर नागसेनी से पूजा ठाकुर को टिकट मिला है। इत्तेहाद की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों में भी नाराजगी है। पार्टी आला क़यादत को भी इसका एहसास है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि इन कारकुनों को तंजीमी सतह पर जिम्मेदारी दी जाएगी। मुझे इस बात का एहसास है कि कई सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने पिछले 5-10 साल बहुत मेहनत की और जो तमन्ना रखते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे इलेक्शन लड़ना और जो उम्मीद भी रख रहे थे, लेकिन इस सीट शेयरिंग में बदकिस्मती से उनमें से कुछ रह गए। हमें उस बात का अफसोस भी है। हम चाहेंगे कि आगे जाके किसी न किसी तरह जो है उनकी जो है एडजस्टमेंट हो जाएगी और वो भी न सिर्फ जमात की बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत जो है करते रहेंगे। इस इत्तेहाद से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को कितना फायदा होगा इसका पता तो 4 अक्टूबर को ही चलेगा। 2014 के असेंबली चुनाव में दोनों पार्टियों को मिलाकर 38% से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन सीटों के लिहाज से दोनों को खासा नुकसान उठाना पड़ा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 13 जबकि कांग्रेस को 5 सीटों का नुकसान हुआ था। एनसी को 2014 में 15 और कांग्रेस को 12 असेंबली हलकों में जीत मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, केसर टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए केसर टीवी। आदाब।